अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे और लॉकडाउन को एंजॉय भी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख भी रहे होंगे। अभी आपके टेस्ट के मार्क्स सुने, जो आपके पास टेस्ट आए थे, बहुत खुशी हुई बेटा। माशाल्लाह से आप अच्छे से काम कर रहे हैं और इस तरीके से काम को जारी और सारी रखिएगा। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक है कैट स्कैनर। कैट स्कैनर बेसिकली इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। कहता हमने देखा कि एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड और एक्सरेज इंटरप्रेटर स्पेसिंग भी देते हैं, और हमने कहा क्यों ना एक्सरे को यूज करते हुए हम क्या करें, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज हासिल करें। और उस बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज हासिल करने के लिए जो हमने टेक्निक यूज की उसको क्या कहते हैं बेटा, कैट स्कैनिंग कहते हैं। वर्डिंग वाइज मतलब तो देखें, कैट स्कैनिंग मतलब बिल्ली को स्कैन करना, तो ये ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है बेटा। कैट स्कैनिंग से मुराद क्या है अगर हम देखें तो कैट सी से मुराद है कंप्यूटर। कैट की अगर हम बात करें तो सी से क्या मुराद है बेटा, कंप्यूटर। ए से मुराद क्या है बेटा, एक्सियल। ए से क्या मुराद है बेटा, एक्सियल। और टी से मुराद क्या है, टोमोग्राफी। मतलब ये हुआ कैट स्कैनिंग से मुराद हम यूं कह लेंगे कि कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी इज नोन एज कैट स्कैनिंग, या यूं कह लेंगे बेटा वर्ड कैट स्कैनिंग मींस कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। अब सवाल राइज होता है, सर ठीक है आपने बता दिया कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, अब सवाल यहां भी राइज होता है व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। कहता है बाय यूजिंग एक्सरे we can gain the internal image of a body and we can observe this internal image on the screen of computer. This is known as computer axial tomography. क्या हम क्या करते हैं कि एक्सरे को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर का इमेज हासिल कर लेंगे। अब वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर का इमेज होगा उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखेंगे तो इस तरह बगैर हम किसी कट किए एक बॉडी को हम बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकेंगे, तो इसको बेटा हम किसका नाम देंगे, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी का नाम देंगे। अब फिर सवाल राइज हुआ, सर ठीक है ये बात भी हमें समझ आ गई। फिर क्वेश्चन राइज होता है, सर हाउ वी कैन हाउ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कैट स्कैनिंग, कैसे कैट स्कैनिंग वर्क करती है। सुनिएगा, बुक पे देखेंगे वहां पे वर्डिंग लिखी हुई है। इस मकसद के लिए हम नंबर ऑफ डिफरेंट एंगल से एक्सरे को बॉडी के फाल करते हैं और उन एक्सरेज जो बॉडी से डिफेक्ट होती हैं, बॉडी से पास करती हैं, उन एक्सरेज को हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्टर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और उनकी कलेक्शन से कंप्यूटर हमें एक इमेज बना के देता है और उस इमेज से हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। बुक पे यूं वर्ड लिखा हुआ है, कहता है सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम रखेंगे नीचे, ठीक है, उस पर बस फैन लाइक मटेरियल, जिसका फैन होता है, फैन लाइक मटेरियल से हम उस पर क्या फाल करेंगे, एक्सरे। फैन लाइक मटेरियल से मुराद उसके हर एक पॉइंट पर हम एक्सरे को क्या करेंगे, फाल करेंगे। जो मटेरियल हमने रखा है उसके हर एक पॉइंट पर हम किसको फाल करेंगे, एक्सरेस को। और उसके चारों तरफ हम क्या रखेंगे, डिटेक्टर। अब फेल लाइक मटेरियल से ऊपर से हमने एक्सरे को क्या किया, फाल किया। जब फाल करेंगे तो एक्सरेज को फाल करने से क्या होगा कि डिफरेंट जगहों से एक्सरे जब डिफ्रैक्ट होंगी तो डिटेक्टर उनको क्या कर लेगा, डिटेक्ट, और डिटेक्ट करके हमें क्या दे देगा बेटा, इमेज दे देगा किस पे, कंप्यूटर पे। इस तरह माइनर से माइनर डिटेल भी हमें कंप्यूटर के अंदर मिल जाएगी और हम अच्छे से इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। कहता है बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा है, तकरीबन जो 1% तक भी हम डेंसिटी को अच्छे से इससे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कैट स्कैनिंग का यूज कहां पे किया जाता है, कहता है अक्सर जो आपके पास क्या है कि जो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर को हम पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, कैट स्कैनिंग का यूज करते हैं। मतलब ट्यूमर है तो उसको अगर ऑब्जर्व करना है तो उस पर हम क्या करेंगे, एक्सरे को फाल करेंगे, एक्सरे डायफ्रैक्ट करेंगी, डिफरेंट जगहों से डिफरेक्ट करते हुए वहां कंप्यूटर पर हम क्या करेंगे बेटा, स्क्रीन पे देख लेंगे तो वहां से हमें ट्यूमर्स की कोई ऑब्जर्वेशन इससे देख सकते हैं। तो ट्यूमर को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसको यूज करते हैं बेटा, कैट स्कैनिंग को यूज कर लेते हैं। फिर साथ साथ आ जाता है बेटा बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरे। कहता है एक्सरे की बात करें, अगर हम बॉडी को फाल करते हैं एक्सरे पे, आप बायोलॉजी इफेक्ट्स पे आगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। कहता है बायोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरे, तो उसमें यूं कहता है कि जब एक्सरे फाल करती हैं तो वो लिविंग टिश्यू को डैमेज करती हैं। किसी भी बॉडी पर जब एक्सरे फाल करेंगी तो जो लिविंग टिश्यू होते हैं उनको क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। डैमेज करने से मुराद क्या है, ये जो एक्सरे फाल करती हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ती हैं और फ्री रेडिकल बनाती हैं एच और ओ एच के। अब ये एच और ओ एच के फ्री रेडिकल्स ये और टिश्यू के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। स्पेशली जेनेटिक जो सेल्स है उनको बेटा क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। फिर
कहता है अगर एक्सरे को लिमिट के अंदर रखा जाए तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है, कैंसर में जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव कर लेती है। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एक्सरे कराएंगे, जो हम अक्सर होती है जरा से भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, हम कहते हैं एक्सरे करा लो यार, ये कर लो वो कर लो, तो उससे एक्सेस ऑफ एक्सरे की वजह से भी बेटा कैंसर काज होता है। जो लिविंग सेल होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो रास्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कैंसर होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो ये इसके क्या आगे बायोलॉजिकल इफेक्ट। फिर आगे एक और इंटरेस्टिंग बेटा बड़े मजे का, अनसर्टेनिटी विद द एटम, ये तीसरा टॉपिक है। अनसर्टेनिटी विद एन एटम हम डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा अनसर्टेनिटी विद एन एटम, अनसर्टेनिटी विद एन एटम। अनसर्टेनिटी से मुराद क्या है? क्या अनसर्टेनिटी से मुराद शक व शुबा होना एटम के अंदर, क्या मुराद है? इससे सुनते हैं समझते हैं कि अनसर्टेनिटी विद एन एटम से मुराद क्या है। तो एटम से अनसर्टेनिटी विद एन एटम से मुराद ये है बच्चा, सुनिएगा। कहता है देखिए हम एक बात तो जानते हैं कि एटम की बात करें तो एटम कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे, ऐसा ही है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, कि जो न्यूक्लियस है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो सवाल यहाँ ये राइज होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। या यहाँ सवाल ये राइज होता है कि हालांकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे, तो क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर क्यों रिवॉल्व करता है, ये सवाल राइज होता है। हालांकि हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एक दूसरे से मिल जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा कौन सा जादू होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर भाग रहा है और न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। क्या न्यूक्लियस बहुत सख्त है? क्या न्यूक्लियस को डंडे मारता है? क्या न्यूक्लियस उसको रुलाता है कि वो वहां से भाग जाता है? ऐसी कौन सी वजह है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहना पसंद नहीं करता? ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी वजह है कि इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करना चाहता है? ये हमारे पास क्या है सवाल। अब हम कहते हैं ऐसे कैसे फाइंड करें यार कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता। तो उसके लिए हम सोचते हैं क्यों नहीं रहता होगा यार। हम कहते हैं देखें क्यों का आंसर सोचने के लिए हम कहते हैं इसमें अनसर्टेनिटी है, और हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा? डेल एक्स डॉट डेल पी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब एच कट के we cannot measure position and momentum simultaneously. This is known as uncertainty principle. Del x dot del p divided by h divided by 2 pi. हम यहाँ से करना चाहते हैं, हम कहते हैं अगर सपोज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, हम असल में ये वजह ढूंढना चाहते हैं क्यों न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहना चाहता। क्या न्यूक्लियस उसको खाना नहीं देता? क्या न्यूक्लियस उसको प्यासा रखता है? क्या न्यूक्लियस उसको मारता है कि वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है? तो ये चीज समझने के लिए हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर रख के देखें तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। हम असल में वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन रिजाइड विद इन न्यूक्लियस देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एज ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए आंसर प्रिंसिपल लगाया डेल एक्स डॉट डेल पी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब क्योंकि ये एच डिवाइडेड बाय 2 पाई इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करता है, इस वजह से यूज किया। परेशान ना होइएगा पुत्र। डेल एक्स की बात करें, डेल एक्स यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो हम कहते हैं एज वी नो दैट, जानते जानते तो हम कभी भी कुछ नहीं है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है बेटा? अगर हम बात करें वो डेल एक्स दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -14 मीटर। कुछ मेरे जवानों को नहीं पता होगा तो कम से कम याद रख ले कि व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10 की पावर -14 मीटर। इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -14 मीटर देन एट दैट पोजीशन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगी वेलोसिटी। तो उसके लिए हम यूं कर लेते हैं बेटा डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। डेल एक्स की जगह मैं वैल्यू लिख लेता हूं 10 की पावर -14, डेल इसकी जगह लिख लेता हूं बेटा सिंपल डेल पी की जगह एम वी इक्वल कर लेता हूं एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। बेचारा देखें 10 की पावर -14 और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। आता है नहीं आता तो याद रख ले बेटा। यहां से देखें ये 10 की पावर -14 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या फॉर्म बन जाएगी v इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है h,
की वैल्यू पता है आपको 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। कहते जब ये वैल्यू पुट की तो हमें बड़ा हैरानगी हुई। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें मिली वो कितनी मिल गई बेटा, एज व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन measure that is 7.3 multiply by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दिस मींस दैट इफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर रहना चाहता है तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड। हम ये देखना चाह रहे थे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो, तो हमने कहा दिस मींस दैट अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहना चाहता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड। और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। किसी भी मटेरियल की जो स्पीड है वो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन की 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाए तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, तकरीबन 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी नहीं गेन कर सकता, इस वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। अगर उसके पास ये वेलोसिटी आ जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाई इलेक्ट्रॉन के नॉट रिजाइड इन अ न्यूक्लियस, तो आप कहेंगे एक्चुअली बात ये है उसको न्यूक्लियस खाता नहीं है। मसला ये है कि न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए जो 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, बाहर रहता है। अब फिर सवाल अराइज हुआ, ठीक है हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, लेकिन सवाल अराइज होता है क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर भी रहता है या नहीं रहता। कि हम वैसे ही बॉन्की मार रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्योंकि हम में से तो कोई इलेक्ट्रॉन से मिला नहीं है। हम में से तो किसी ने इलेक्ट्रॉन से कभी चाय नहीं पी, कभी पानी नहीं पिया, कभी मुलाकात नहीं, कभी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि हमें कभी इलेक्ट्रॉन नजर ही नहीं आया। तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर भी होता है या नहीं होता, बुक्स में तो हम पढ़ते हैं, तो क्या एक्चुअली में होता है या नहीं होता, क्या ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उस बात को प्रूफ करेगा या नहीं करेगा। तो हम कहते हैं इस मकसद के लिए फिर एक दफा हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। हम कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें वो तकरीबन यही होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो डेल एक्स होगा, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस जिसको कहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मीटर, ऐसा ही कोई रेडियस होगा। तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं तो क्या होगा, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां से हम सिंपल एम वी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। यहां से हमें v चाहिए। अब m इधर मजे ले रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस जगह क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या फॉर्म बन जाएगी बेटा, v इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। यहां से पुत्री देखें या वैल्यू को हम पुट करेंगे तो वैल्यू को पुट करने से क्या होगा, यहां जो वेलोसिटी आ जाती है किसकी बेटा, किसकी वेलोसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की, वो आ जाती है तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग 4.5 या बुक पे देख लीजिएगा 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, that is less than speed of light and it is possible. This means that इलेक्ट्रॉन जो outside the nucleus lie करता है inside the nucleus lie नहीं करता। 3 टॉपिक दिए हैं बेटा एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो। नई बात आपने सीखी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कैसे रहता है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, काम कीजिएगा, बहुत खुशी होती है बेटा आपका फीडबैक देख के। तो अल्लाह ताला बेटा खुश खुरम रखे। दुआएं मेरे पास से, दुआएं आपको दे सकता हूँ बेटा, और दुआओं से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको बेटा कामयाबी दे और सबको इस आजमाइश से दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।